दोस्तों 18 सितंबर 2022 जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैक्सा में काम करने वाले जेम्स ओ डोनोघो ने इस रिजल्ट को पब्लिश किया, जिसमें जुपिटर के इस इमेज में हमें एक्सट्रीम हीट वेव्स देखने को मिले, जहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ब्राइट रीजन का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस है। बट वेट ए सेकेंड, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन है? मर्क्यूरी? नहीं, वीनस, जो कि सूरज से सेकंड मोस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है। वीनस का जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो है 471 डिग्री सेल्सियस का। अब एक बार जरा जुपिटर के हीट वेव्स का टेम्परेचर देखो, ये वीनस से कितना ज्यादा है। तो क्या अब से वीनस नहीं बल्कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बन गया है। अब जैसा कि हमने स्कूल्स में ही पढ़ा है कि जैसे जैसे आप किसी हीट सोर्स से दूर होते जाओगे आपको गर्मी उतनी ही कम रिसीव होगी। अब जुपिटर, जिसका डिस्टेंस सूरज से एवरेजली 778 मिलियन किलोमीटर है, मतलब ये वीनस से करीब 7.5 गुना ज्यादा दूर है, मगर फिर भी इसके अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर कहां से देखने को मिला? क्या जुपिटर एक स्टार में कन्वर्ट होने वाला है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है? वेल, चलिए जानते हैं आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर जुपिटर इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। अब दोस्तों, जब बात हो तापमान की तो प्लैनेट्स को हीट एनर्जी देने के लिए दो मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पहला तो उसका पेरेंट स्टार यानी कि वो तारा जिसके चारों तरफ प्लैनेट परिक्रमा करते हैं, और दूसरा उसकी इनर हीट यानी कि उसके कोर से निकलने वाली ऊर्जा। अब बात रही पेरेंट स्टार वाले केस की, तो ये तो कॉमन सी बात है कि हर सौरमंडल में स्टार अपने ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स को हीट दिया करते हैं। लेकिन वहीं बात करें अगर ग्रहों के अंदर से निकलने वाली इनर हीट की, तो ये मामला काफी दिलचस्प है। दरअसल दोस्तों, हर प्लैनेट या अपनी अपनी जगह पर हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आउटर सोर्स पर डिपेंड रहने के साथ साथ हीट के लिए कुछ इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर भी निर्भर रहता है, जिस वजह से उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। नाउ फॉर एग्जांपल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी कि वो ग्रह जिनकी सतह ठोस होती है, उनके केस में ये हीट वोल्केनिक इरप्शंस, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, एक्टिव कोर एक्टिविटीज एक्सेट्रा से प्रोड्यूस होती है। नाउ स्पेसिफिकली हमने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का नाम ही इसीलिए लिया क्योंकि गैस जायंट में ये सिनेरियोज अलग रहता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब बात करें हमारे सौरमंडल की, तो इसमें केवल 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उपस्थित है, जो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अब अर्थ और मार्स हमारे लिए जियोलॉजी के दायरे से इस सवाल में इतने जरूरी नहीं थे, लेकिन जब मर्क्यूरी और वीनस का डेटा वैज्ञानिकों के सामने आया था तो उनके होश उड़ गए थे। वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले हम यही माना करते थे कि मर्क्यूरी, जो कि सूरज से सबसे नजदीक वाला ग्रह है, वो ही इस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होगा, और उसके बाद वीनस का नंबर आता होगा, क्योंकि यार सौरमंडल में वीनस मर्क्यूरी के बाद सीक्वेंस में आता है। लेकिन जब कुछ स्पेसक्राफ्ट और ऑब्जर्वेटरीज ने ये डेटा भेजा कि मर्क्यूरी का एवरेज टेम्परेचर 167 डिग्री सेल्सियस है और वीनस का उससे लगभग 3 गुना ज्यादा यानी कि 464 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर एक मिस्ट्री खड़ी हो गई कि अगर सभी ग्रह जितनी ज्यादा सूर्य से दूर है वो उतने ज्यादा ठंडे हैं, तो मर्क्यूरी और वीनस इस पैटर्न को फॉलो क्यों नहीं करता। अब इसी गुत्थी पर वैज्ञानिकों की सालों की रिसर्च को एक आर्टिकल में समराइज करते हुए पीएचडी एस्ट्रोफिजिसिस्ट इथेन सीगल ने फोर्ब्स के एक आर्टिकल में एक एक बारीकी के साथ इस चीज को एड्रेस किया। उन्होंने बताया कि जब भी कोई ग्रह सूर्य की ओर फेस करता है तो वो सूरज से एनर्जी को रिसीव करता रहता है, लेकिन वहीं पर जब उस ग्रह में रात आती है तो हर ग्रह अपने स्टार से मिलने वाली उस एनर्जी को वापस से स्पेस में रेडिएट भी करता है। अब इस प्रोसीजर में जब बात एनर्जी रिसीव करने की हुई तो वो प्लैनेट को सिर्फ और सिर्फ दिन के वक्त मिल रही है, लेकिन वहीं जब बात उस एनर्जी को वापस स्पेस में भेजने की आती है तो एक ग्रह दिन और रात दोनों ही समय में अपनी एनर्जी को अंतरिक्ष में छोड़ता रहता है, और यही वो इकलौता कारण है कि हर ग्रह में रात का समय ठंडा होता है, क्योंकि रात के समय में सभी प्लैनेट्स अपनी हीट को वापस से स्पेस में भेजने लगते हैं। अब यहाँ पर जब किसी प्लैनेट के टेम्परेचर की बात हो रही है तो एक और बात ध्यान में रखने वाली यह है कि जब भी आप किसी डेटा में किसी ग्रह का तापमान देखते हैं तो वहां पर उस ग्रह का औसतन तापमान लिखा रहता है, यानी कि वो वैल्यू उस ग्रह के अलग अलग एरियाज के तापमान और दिन और रात दोनों ही समय में मौजूद टेम्परेचर्स का एक एवरेज होता है।
अब चलो उदाहरण के लिए भले ही अर्थ पर किसी किसी जगह 40 डिग्रीज या फिर उससे भी ऊपर का टेम्परेचर हो, लेकिन फिर भी हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर केवल 15 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है, और ये बात खुद नासा के आर्टिकल में लिखी हुई है। अब वैसे तो मरकरी और वीनस में बहुत से डिफरेंसेस है, जैसे मरकरी वीनस से काफी छोटा है, मरकरी वीनस से 4 गुना ज्यादा सनलाइट भी रिसीव करता है, लेकिन जो इन दोनों के बीच में सबसे प्रमुख अंतर इस ड्रास्टिक चेंज के लिए जिम्मेदार है वो है इन दोनों ही प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर। अब दोस्तों यहाँ तस्वीरें बताती है कि मरकरी में बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है, जिस वजह से वहां पर जो भी चीज एंटर करती है वो एटमॉस्फेयर ना होने के कारण तुरंत ही स्पेस में एस्केप हो जाती है, फिर चाहे वो हीट ही क्यों ना हो। वेयर इज ऑन द अदर हैंड वीनस में बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। तुलनात्मक रूप से बताए तो वीनस के एटमॉस्फेयर की परत धरती से भी कई गुना मोटी है, जिस वजह से अगर उसके एटमॉस्फेयर में कुछ एंटर कर गया तो उसका बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इंक्लूडिंग हीट, और यही इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस का बेस रीजन है। नाउ दोस्तों, जब मरकरी में दिन का समय होता है तब तो उस एरिया का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाता है, लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर की कमी के कारण मरकरी अपनी हीट को रिटेन नहीं कर पाती, इसीलिए रात आने के 1 या 2 दिन बाद ही वो पूरी तरह ठंडी हो जाती है और उस एरिया का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस टच कर जाता है, जिस वजह से इस ड्रास्टिक बदलाव के कारण मरकरी का एवरेज टेम्परेचर 333 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है। वहीं ऑन दी सेम साइड अगर हम लोग बात करें वीनस की, तो वहां का एटमॉस्फेयर इतना मोटा है कि वहां से हीट आसानी से एस्केप नहीं हो पाती, जिस वजह से चाहे दिन हो या रात लगातार हीट एनर्जी स्टोर होती रहती है, और वहां पर गर्मी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वीनस को तापमान के मामले में किसी भी चीज से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता और उसकी गर्मी इसी बैलेंस के साथ कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। अब यहाँ एक सेंटेंस में कहे तो वीनस में हीट ट्रैप हो जाती है, जबकि मरकरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जिस कारण मरकरी जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन वीनस अपनी गर्मी को बनाए रखता है। वैसे टेम्परेचर से याद आया कि काफी लोग मुझे इंस्टाग्राम में इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डीएम कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि क्या वाकई अब जुपिटर सौरमंडल का हॉटेस्ट प्लैनेट बन गया है। तो चलिए लगे हाथ इस गुत्थी से भी पर्दा उठा लेते हैं। नाउ जैसा कि हमने आपको बताया था कि गैस जायंट्स के अंदर इंटरनल हीटिंग का प्रोसीजर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से काफी अलग होता है, और अब उसी को समझने की बारी है। वैसे तो गैस जायंट्स का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और आज तक वैज्ञानिक इनके बारे में 90% चीजें नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जब बात आती है इनके इंटरनल हीटिंग की तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन प्लैनेट्स में एक्सट्रीम ग्रेविटी, हाई डेंसिटी और बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी की वजह से इनके सरफेस लेवल पर इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि जिनके आंकड़े कई बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते हैं। अब इसके अलावा जिस तरह से सोलर सिस्टम के टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए सनलाइट एक हीट सर्कुलेशन सोर्स की तरह काम करती है, उसी तरह इन गैस जायंट्स के क्लाइमेटिक चेंज और इन पर आने वाले तूफान इनकी हीट को थ्रू आउट प्लैनेट सर्कुलेट करने में मदद करती है। और यही कारण है कि अभी तक हमने जुपिटर की जितनी भी जरूरत से ज्यादा गर्म जगहों को देखा है, वहां पर कोई ना कोई तूफान आ रहा होता है, जिसे हमने अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। और उसी तरह इस बार भी जुपिटर पर एक भयानक हीट वेव ओरिजिनेट हुई है, बस फर्क इतना है कि यह कुछ ज्यादा ही गर्म है। 9 सितंबर के लास्ट वीक में कैप्चर की गई इस विजिबल लाइट हबल इमेज को हाल ही में काफी सुर्खियां मिली, क्योंकि यार ना सिर्फ ये हीट वेव 1,30,000 किलोमीटर के एरिया में फैली है, बल्कि इसके कुछ एरिया के टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस के बराबर भी नापा गया है, जो कि वीनस से भी ज्यादा गर्म है। अब यहाँ पर एक बात अगर सच सच बताई जाए तो इतनी बड़ी हीट वेव का आना जुपिटर के नजरिए से कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर का कोर पूरे सौरमंडल में किसी भी ग्रह के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म है। इसके अलावा वहां पर ऑलमोस्ट हर साल ऐसी हीट वेव्स आती रहती है, बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस वाली का तापमान 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकल गया, और बस इसी वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन फैल गई। अब इसे आप ऐसे समझिए कि हीट वेव्स तो भारत में भी आती जाती रहती है, लेकिन उससे उसके परमानेंट टेम्परेचर पर तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। बस यही हाल जुपिटर का भी हुआ है। जुपिटर में ओकेशनली ऐसी सिचुएशन पैदा होती रहती है जिस वजह से उसके कुछ एरियाज का टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब तापमान ने जुपिटर पर रिकॉर्ड तोड़ा हो। बट द पॉइंट इज कि इन तूफानों की वजह से जुपिटर के परमानेंट टेम्परेचर, जो कि -110 डिग्री सेल्सियस है, उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
जिस वजह से जब तक जुपिटर 500 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को काफी लंबे समय तक मेंटेन करके नहीं चलेगा, तब तक हम ऐसा नहीं कह सकते कि जुपिटर सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया है। अब हाँ, इस इंसिडेंट में मिस्ट्री इस बात की जरूर थी कि पिछले एक दशक से जुपिटर में ये गतिविधियां कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ गई है और इस बार तो ये हीट वेव्स प्लैनेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुई है, जो काफी एबनॉर्मल सी बात है, जिस वजह से वैज्ञानिक ये आशंका जता रहे हैं कि हो ना हो जुपिटर पर कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी अच्छे से जांच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे क्या आपको लगता है कि जुपिटर एक स्टार बन सकता है? हाँ या ना नीचे कमेंट में बताना, और अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।